अभी देखा था हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फंक्शन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के फंक्शन के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे पायनियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में कि पायनियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होती है। पायनियर का मतलब ही क्या होता है? पायनियर का मतलब होता है जो सबसे पहले आया हो, जिसके वजह से बाकी लोग आए हों, जो सबसे पहले आके जिसने एक इस्टेब्लिश कर दिया, माहौल इस्टेब्लिश कर दिया कि बाकी सब आके वहाँ बाइंड कर सकें, वो पायनियर होता है। तो उस तरीके की एक प्रोटीन है जो सबसे पहले खोजी गई थी, वो है FOXA1। ये लीवर के प्रोग्रामिंग प्रमोटिंग इन्हेंसर, लीवर को जो प्रमोट इन्हेंसर जो लीवर के फंक्शन के लिए प्रमोटेबल होते हैं, जो उसको ओपन करते हैं, उसकी क्रोमेटिन, क्या भूल रही हूँ यार मैं, कट कट कट, CUT, कट कट कट। ओके। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फंक्शन के बारे में, पायनियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में, कि फॉक्स ए जो होता है वो पहली ऐसी प्रोटीन है जो एज अ पायनियर फंक्शन काम कर रही है। तो पायनियर का मतलब क्या होता है? पहले, जो सबसे पहले आई थी, जिसकी वजह से, जैसे सबसे पहले जो आई है उसने ऐसा माहौल इस्टेब्लिश किया, ऐसा एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश किया जो बाकियों के लिए एक्सेसिबल हो, बाकी उसको एक्सेस कर सके, बाकी उसको यूज़ कर सकते हैं, वो पायनियर होती है। वो चाहे इकोसिस्टम में पायनियर कम्युनिटी हो, वो चाहे यहाँ पे पायनियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो। तो ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो सबसे पहले आके बाइंड किया और जिसकी वजह से दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सेस मिल गया, तो इसी तरीके का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है फॉक्स ए। ठीक है, फॉक्स ए बाइंड करता है इन कुछ इन्हेंसर के साथ, जो कि लीवर के प्रमोटिंग इन्हेंसर हैं, और इसकी वजह से वो क्रोमोसोम को ओपन कर देता है ताकि और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहाँ पे आके बाइंड कर सके, वो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, फॉक्स ए रिमेन बाउंड टू द DNA एवर ड्यूरिंग इवन ड्यूरिंग माइटोसिस। फॉक्स ए ही एक ऐसी प्रोटीन है जो माइटोसिस के टाइम पे भी DNA से बाइंडेड रहती है। ठीक है, ये लीवर के नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रीस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है। ठीक, तो इसी तरीके का पायनियर पे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे सबसे पहले जो रिसर्च हुई थी वो की थी जॉन गर्डन ने 1962 में। पायनियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जितने भी हैं उनमें ये पावर होती है कि वो सेल की आइडेंटिटी को रिप्रोग्राम कर सकें, चेंज कर सकें। मतलब अगर कोई सेल पहले कुछ और थी, तो अगर हम ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, पायनियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उस पर डाल दें तो वो कुछ और बन सकती है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो सकती है। अगर वो जैसे मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ कई बार कि अगर कोई RBC की सेल है तो उसको हम स्टेम सेल में बना सकते हैं, नॉर्मल सोमैटिक सेल को हम स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को डालने पे, पुट करने पे, ठीक है, यूज़ करने पे, ताकि वो जाके रीप्रोग्रामिंग कर सकें। अभी जैसे अभी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था एपीजेनेटिक्स में, जैसे एपीजेनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एपीजेनेटिक कैसे करते हैं, कैसे वो मिथाइलेशन पैटर्न को लेके आते हैं, कैसे मिथाइलेशन पैटर्न का इनहेरिटेंस होता है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। सेम, तो जॉन गर्डन ने ट्रांसप्लांटेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जैसा एक्सपेरिमेंट डॉली में हुआ था। लेकिन डॉली में जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो अडर सेल का था। यहाँ पे जो ट्रांसप्लांटेशन होगा वो फ्रॉग में होगा, और किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा। किस न्यूक्लियस का होगा? सोमैटिक सेल की न्यूक्लियस का होगा। सोमैटिक सेल की न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट कर दिया ई न्यूक्लिएटेड एग में, और उससे रिजल्ट में हमें ये मिला कि जो फ्रॉग था वो कंप्लीट डेवलप हुआ है, मतलब उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो ये शो करता है कि इसमें कुछ तो ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे सोमैटिक सेल में, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर ऐसी DNA जो जीनोमिक इक्विवेलेंस को शो करता है या डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन को शो करता है, वो DNA प्रेजेंट था। तो पावर तो है, लेकिन उस पावर को एक्सेस कौन कराएगा? उस पावर को एक्सेस कराएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्योंकि ये रीप्रोग्राम कर सकता है, इसकी अंदर कैपेबिलिटी है रीप्रोग्राम करने की। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ताकाशी और
ताकाहाशी एंड यामानाका ने 2006 में एक्सपेरिमेंट किया था। इसी को मतलब इसके रिस्पेक्ट में और इसी के रेफरेंस में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 2006 में, जिससे उन्होंने फाइंड आउट किया जीन नॉकआउट से। उन्होंने कई जीन को नॉकआउट करके बहुत टाइम तक ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से उनको 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फाइनली फाइंड आउट हुए माइस में। जैसे होता है ना कि एक एक जीन को वो हटाते चले गए और दूसरी बात उसका डेवलपमेंट पे फंक्शन देखते चले गए, तो काफ़ी साल इनको इसमें लगे, लेकिन फाइनली वो कंक्लूजन पे आ गए थे। उनको 4 ऐसे जीन मिल गए थे माइस में। देखिए माइस में जीन ये अलग हैं और ह्यूमंस में, मैमल्स में ये 4 जीन अलग हैं। तो मैमल्स के जीन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे स्टेम सेल पे। स्टेम सेल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब स्टेम सेल में उसमें हम डिस्कस करेंगे मैमल्स के वो 4 जीन कौन से हैं। यहाँ पे जो माइस के 4 जीन हैं वो हैं ऑक्ट 3 और 4, ये ऑक्ट 3 4, सॉक्स 2 ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको याद करना है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट CSIR पूछता है। सी माइस एंड KLF4 ठीक है, ये वाला भी मिल जाता है, ये वाला भी मिल जाता है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं ह्यूमंस में और मैमल्स में। ठीक है, सी माइस उसका है, माइस का है इसलिए सी माइस है। ठीक, तो ये 4 ट्रांसक्रिप्शन, उनका नाम ऐसे 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे, 4 ऐसी प्रोटीन बन रही थी जो इनके नाम है, जो यामानाका और ताकाशाकी ने डिस्कवर किए थे कि इनको अगर हम इन 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अगर हम एक्सपेरिमेंट में बताऊं वो कैसे है कि इन 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अगर हम किसी भी सोमैटिक सेल में पुट कर दें या एक्सप्रेस करा दें तो वो सेल, सोमैटिक सेल जो थी वो स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएगी या वो रीप्रोग्राम हो जाएगी किसी और, उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी रीप्रोग्राम करने की। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था, माउस लिया, माउस की फाइब्रोब्लास्ट सेल थी। ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल है ना, ये डिफरेंशिएट हो चुकी है, ये डिफरेंशिएशन है। याद है मैंने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन और स्पेसिफिकेशन, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसके प्रीवियस वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंशिएशन और स्पेसिफिकेशन, सेल स्पेसिफिकेशन का लेक्चर है। तो डिफरेंशिएटेड हो चुकी है मतलब एक दूसरे सेल में वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये इसके बाद कुछ और नहीं बनेगी, फाइब्रोब्लास्ट है तो इसके डिसेंडेंट भी जो होंगे वो फाइब्रोब्लास्ट ही बनाएंगे। तो अगर इन 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम इस फाइब्रोब्लास्ट की सेल में पुट कर दें तो ये इसके अंदर रीप्रोग्राम करने की पावर आ जाएगी, ये रीप्रोग्राम हो जाएगी। और रीप्रोग्राम होने का मतलब होता है डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ये दोबारा से डिफरेंशिएट होने की टेंडेंसी ला सकती है, मतलब दोबारा से ये किसी और सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरीके की टेंडेंसी तो हमें ICM में दिखती है ना, इनर सेल मास। जैसे ये ब्लास्टुला है, ये इसका जो आउटर लेयर है ये ट्रोफोएक्टोडर्म है, और यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं वो ICM है, इनर सेल मास की सेल है, इनर सेल मास। और ये जो सेल्स होती हैं इनर सेल मास, ये प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, इनके अंदर पोटेंसी है किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की या डिफरेंशिएट होने की। तो जब इसको रीप्रोग्राम किया गया तो फाइब्रोब्लास्ट की सेल ICM के कैरेक्टर रखने वाली सेल में कन्वर्ट हो गई, यानी कि नॉर्मली समझा जाए तो स्टेम सेल जैसे में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जब स्टेम सेल में कन्वर्ट हो गई तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, दोबारा डी डिफरेंशिएशन होने का मतलब है कि ये 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही पायनियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यही सबसे पहले काम करते हैं जो किसी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो क्योंकि इस सेल को इस टेस्ट को इंड्यूस कराया गया था, यहाँ पे इंड्यूस हुआ ना, इंडक्शन हुआ है इसका, इस सेल का इंड्यूस हुआ है, सोमैटिक सेल को इंड्यूस कराया गया था क्या बनने के लिए, प्लूरिपोटेंट सेल बनने के लिए। इसलिए इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल, IPSC,
ठीक है, टर्म क्लियर हुआ। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए यामानाकी और ताकाहाशी को 2012 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और जो प्राइज़ उनको गर्डन के साथ शेयर करना पड़ा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे पहले गर्डन ने ही दिया था। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंट। जैसे देखो, ये एक सेल है, इसमें OCT3-4, इसमें OCT3-4, इसमें C माइस, इसमें SOX2 और इसमें KLF4 है। इसको उन्होंने कल्चर कर दिया डिफ्रेंशिएटेड माउस के फाइब्रोब्लास्ट में, जिसको उन्होंने वायरस से इन्फेक्ट कराया। इसलिए इन्फेक्ट कराया ताकि ये जो पायनियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, जिनको हम यामानाका फैक्टर भी कहते हैं। अगर देखिए आपको ये पूछा जा रहा है कि यामानाका फैक्टर क्या है, तो इसका मतलब यही है, OCT3-4, C माइस, SOX2, KLF4। ठीक है, ये चार ही यामानाका फैक्टर हैं। तो वायरस से इन्फेक्शन कराने का मतलब ये हुआ कि बाकी मिस एक्सप्रेस हो जाएं, किसी को दूसरे का एक्सप्रेशन ना हो, पर्टिकुलर का एक्सप्रेशन हो। तो जब इन्होंने उसका कल्चर करा दिया मिस एक्सप्रेशन के साथ, तो इनको जो सेल मिली वो iPSC है, मतलब ये चार ही एक्सप्रेस होंगे, बाकी एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो जब ये चार एक्सप्रेस हुए तो हमें डिफरेंट सेल देखने को मिली। हमने जैसा इन्वायरमेंट दिया अब वो वैसा हमें मिला। जैसे कि सेल फ्रॉम मेनी लिनेजेस कैन अराइज फ्रॉम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स। तो अब ये जो सेल है वो iPSC सेल बन चुकी हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ इन्हीं चारों का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी किसी का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रहा है, मिस एक्सप्रेस हो रहा है पायनियर रेगुलेटरी का। तो डायरेक्ट हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला, मेसोडर्म लीनिएज में भी मिला, एक्टोडर्म लीनिएज में भी मिला और एंडोडर्म लीनिएज में भी मिला। ठीक है, तो इस तरीके से यामानाका और तकाशी जो थे उनको एक्सपेरिमेंट में मिला था, और इसी के वजह से कॉन्सेप्ट आया था सोमैटिक सेल का, सोमैटिक सेल से स्टेम सेल बनाना। ठीक है, क्योंकि इंड्यूस हुआ है तो ये है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इसके पहले की जो भी वीडियोज़ हैं उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।